गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और आज हम लोग का जो चैप्टर होगा वो होगा फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार। इस मूल अधिकार को बच्चों हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं। हम लोग एक बात और जान ले कि एक इसी तरह मूल शब्द लेके मिलता है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य एक अलग बात है और मौलिक अधिकार ये अलग, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच क्या है बच्चों, दोनों के बीच डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। मूल कर्तव्य जो है उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, पहले हम लोग देखने जा रहे हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो चैप्टर का नाम डालते हैं मूल या मौलिक अधिकार, ठीक है, अधिकार। तो बच्चों हम लोग शुरू से एक बात देख रहे हैं कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है तो हर चैप्टर में हम लोग सबसे पहले संविधान का भाग क्या है और उसके अनुच्छेद क्या है, इस बात को नोट कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले यही बात देखते हैं। तो संविधान का भाग 3, ठीक है, भाग 3। अनुच्छेद इसका कहां से कहां तक होगा, तो अनुच्छेद ये 12 से लेकर 35 तक, ठीक ना। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किसके बारे में हमको जानने को मिलेगा, मौलिक अधिकारों के बारे में, ठीक है। अब बच्चों ये मौलिक अधिकार जो है इसको हम लोग एक उपाधि से संबोधित करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा। तो यहां ध्यान दें, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो हमारा आंसर बच्चों क्या होगा, मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, भाग 3 को, ठीक ना, भाग 3 को, ठीक। तो अब हम जरा समझने का प्रयास करें कि मौलिक अधिकार आखिर क्या है, ठीक है, मौलिक अधिकार है क्या। बच्चों मौलिक अधिकार का देखो परिभाषा जो है वास्तव में संविधान में है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मौलिक अधिकार की कोई परिभाषा दे के और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की परिभाषा निम्नलिखित में क्या दी हुई है और उसमें आपको 4 ऑप्शन दिखे और मैं अभी मौलिक अधिकार का जो परिभाषा बताऊंगा वही परिभाषा अगर ऑप्शन में हुआ और आपने उसको टिक किया तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि रीजन ये है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की कोई परिभाषा दी ही नहीं गई। तो विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने, ठीक है, विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने अपने अनुसार मौलिक अधिकार की परिभाषा को बताने का प्रयास किया है। तो ओवरऑल अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो कहा जाता है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक, ठीक ना, ध्यान रखना बच्चों, व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक, मैं शॉर्ट में इस बात को यहां लिख भी देता हूं, ठीक है, व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक, ठीक है, नैतिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब भौतिक विकास क्या बच्चों, तो भौतिक विकास की बात करें तो सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और फिर देखें राजनीतिक विकास, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये क्या हो गया, ये बच्चों आ जाता है किसमें, ये भौतिक में। और नैतिक की बात करें तो नैतिक में बच्चों आध्यात्मिक, ठीक ना, आध्यात्मिक विकास या हम इसी कहते हैं धार्मिक विकास, धार्मिक विकास। तो अगर हमारे भौतिक एवं नैतिक विकास हो रहे हैं, ठीक है, तो वही हम कहेंगे हमारा मौलिक अधिकार विकसित हो रहा है। यानी कि क्या, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का, ठीक ना, इनके अभाव में
व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास, यहां शब्द यूज होगा बहुमुखी विकास, बहुमुखी विकास संभव नहीं है, बहुमुखी विकास संभव नहीं है। ये बात बच्चों ध्यान में रखना, बहुमुखी विकास संभव नहीं है। बहुमुखी मतलब हर तरह का विकास, ठीक है, हर तरह का, हर तरह में क्या, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और ये धार्मिक, ठीक ना। तो सामाजिक क्षेत्र से संबंधित हुआ, धार्मिक क्षेत्र से संबंधित हुआ, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित हुआ या राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित हुआ, ये सभी क्षेत्रों में जो विकास होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, बहुमुखी विकास। तो बहुमुखी विकास संभव नहीं है, ठीक। दूसरी बात, ये फंडामेंटल राइट जो है ये कि ये राज्य के, ठीक ना, राज्य के खिलाफ व्यक्ति की, राज्य के खिलाफ, ध्यान रखना बच्चों, राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करते हैं, ठीक ना। ये फंडामेंटल राइट जो है ये राज्य के खिलाफ, यहां देख ले, राज्य के खिलाफ व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। सुनिश्चित करते हैं, यानी कि देखो है क्या बच्चों कि एक बात तो ये है कि हमारे पास कुछ अधिकार हैं, ध्यान से सुना, हमारे पास कुछ अधिकार हैं। अब उन अधिकारों में कुछ हमारे विशेष अधिकार हैं। तो वो जो विशेष अधिकार हैं, उन्हीं विशेष अधिकारों को हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या कहा, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ठीक है। अब वही हमारे जो विशेष अधिकार हैं, अगर वो हमें ना प्राप्त हो तो हमारा बहुमुखी विकास संभव नहीं है, ठीक है। बहुमुखी विकास संभव नहीं हो पाएगा, हमारे व्यक्तित्व का विकास ही नहीं हो पाएगा। अब हमारे इस व्यक्तित्व के विकास में, ठीक है, हमारे इस व्यक्तित्व के विकास को रोक कौन सकता है, तो रोक सकता है कौन, राज्य, ठीक है, राज्य। इसीलिए ये फंडामेंटल राइट जो है हमें किसके खिलाफ मिला है, हमें बच्चों ये फंडामेंटल राइट मिला किसके खिलाफ है, राज्य के खिलाफ, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट जो है, ठीक ना, ये मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट, ठीक है, ये नकारात्मक, ठीक ना, ये नकारात्मक, नेगेटिव, नकारात्मक भाव रखता है। अब नकारात्मक भाव रखना मतलब क्या, सब बच्चों देखो यहां से जब क्वेश्चन बनेगा ना, ठीक है, वनडे में जब यहां से क्वेश्चन बनेंगे तो बच्चों समस्या आएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, बच्चे अक्सर इसको, मैं जान रहा हूं आप अभी देख रहे हो तो आपको ये डिफिनेशन जो मैं बता रहा हूं इसको देख के हो सकता हो थोड़ा सा आपको बोरियत हो और आप तुरंत जो है इसका स्पीड बढ़ा दो, ठीक है बच्चों, मत बढ़ाना, इसको पहले ध्यान से सुन लो, ठीक है। यूपीएससी के लेवल पे जब मैं इसको ले जाऊंगा तो मैं अभी यहां तक बहुत देर में पहुंचा होता, ठीक है, यहां तक मैं अभी बहुत देर में पहुंचा होता, ठीक। इसी में मैं हॉब्स, लॉक, रूसो, ठीक है, इनके सिद्धांतों की भी मैं अभी चर्चा किया होता, समझ रहे हो बच्चों। तो मैंने उन तीनों थिंकर्स की यहाँ पे कहीं कोई चर्चा नहीं की, ठीक है। मैं इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा जो है वहां से ये बात आ रही है, तो इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा क्या है, ठीक है, हम उसकी चर्चा किए होते, ठीक है। वहां पे किंग जॉन जो है, ठीक है, मैं अभी उसकी चर्चा किया होता, ठीक। फ्रांस की भी चर्चा किए होते, तो ऐसे बहुत लोगों की अभी मैं चर्चा किया होता, यहाँ तक आने में मुझे समय लगा होता। परंतु आपको वनडे का पेपर देना है तो वनडे को फोकस करके ही मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं उसको फोकस करके चल रहा हूँ तो किसी चीज को आप स्किप मत करना, वो आपके फायदे के लिए, ठीक है। अदरवाइज आप करते हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक। तो मौलिक अधिकार जो है ये नकारात्मक भाव रखता है। अच्छा, नकारात्मक भाव रखना मतलब क्या, अभी थोड़ी देर में मैं बच्चों यहाँ मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं वरना मन में कंफ्यूजन रहेगा आपको। राज्य का मतलब क्या होता है अभी हम समझा रहे हैं, मैं जान रहा हूं अभी आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा राज्य मतलब क्या है सर, राज्य मतलब तो गुजरात होता है, उत्तर प्रदेश होता है सर, राज्य मतलब होता है बिहार सर, राज्य मतलब होता है राजस्थान, ठीक। परंतु ऐसा नहीं है, यहाँ पे राज्य का मतलब कुछ और है, अभी समझेंगे। तो फंडामेंटल राइट नकारात्मक भाव रखता है। नकारात्मक भाव रखना मतलब ये है कि
हम देखेंगे इसमें कि अक्सर हमको देखने को ये मिलेगा कि राज्य नागरिकों के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, राज्य नागरिकों के खिलाफ ये कार्य नहीं करेगा, राज्य नागरिकों के खिलाफ वो कार्य नहीं करेगा। तो हम ज्यादा जगहों में बच्चों नहीं नहीं शब्द देखते हैं। तो ये नहीं नहीं शब्द देखना ही क्या है, नकारात्मक भाव रखना, ठीक है। वहीं पे जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, ठीक ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वहां पे हम देखेंगे, वहां पे लिखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक भाव रखते हैं। सकारात्मक भाव रखना मतलब क्या, सकारात्मक भाव रखना मतलब ये कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो जनता को क्या करे, रोजगार प्रदान करे, जनता को क्या करे, ठीक है, अच्छी परिस्थितियों में रोजगार प्रदान करे, ठीक, जनता को समान नागरिक संहिता के तहत ले आए, ठीक, पर्यावरण की क्या करे, ठीक है, रक्षा करे, समझ रहे हो। तो ऐसे हम देखेंगे वहां पे हाँ वाली बात ज्यादा होगी। तो जब हाँ वाली बात ज्यादा होगी, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, सकारात्मक भाव। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो सकारात्मक होता है और मौलिक अधिकार जो है वो नकारात्मक होता है। तो अगर आपसे कोई पूछा कि मौलिक अधिकार नकारात्मक तत्व को साथ लेके चलता है या नकारात्मक तत्व इसमें विद्यमान है, तो इसका मतलब बता दो। तो सिंपल यही बताना कि आपको हर जगहों पे ये देखने को मिलेगा कि राज्य नागरिकों के साथ ये कार्य नहीं करेगा, वो भेदभाव नहीं करेगा, नागरिकों के साथ ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। तो हर जगह नहीं का भाव उत्पन्न होता है। इस वजह से फंडामेंटल राइट को हम नकारात्मक भाव कहते हैं, ठीक ना। तो यहां तक क्लियर। वापस आओ, हमने चैप्टर का नाम क्या डाला, फंडामेंटल राइट, यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। अच्छा ठीक, हमने फिर क्या जाना, हमने देखा संविधान के किस भाग में है मौलिक अधिकार। तो मैंने बताया संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद इसका कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, ठीक। ये जो फंडामेंटल राइट है इसको एक उपाधि तो शब्द मतलब बहुत सही नहीं होगा, फिर भी आप थोड़ा समझने के लिए ऐसे कह लो, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट को अन्य और किस नाम से हम जान सकते हैं, ठीक। तो हम क्या बोले, भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक ना, भारत का मैग्ना कार्टा। फिर हम क्या देख रहे हैं, फिर हमने देखा कि फंडामेंटल राइट क्या है, ये नकारात्मक भाव लिए हुआ है, ठीक। इसकी परिभाषा संविधान में क्या है, क्लियर रखो। संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। मैंने जो परिभाषा बताया वो विभिन्न विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने बताया हुआ है, ठीक। तो वही परिभाषा मैं नहीं, पूरा जो है इंडिया के जो टीचर हैं लगभग ये परिभाषाएं जो हैं कुछ हेर फेर के साथ लगभग सबकी यही परिभाषाएं होती हैं, ठीक है। तो अब ऑप्शन में ये परिभाषा मिले और पूछे संविधान में मौलिक अधिकार की क्या परिभाषा दी गई है, तो कंफर्म रखना बच्चों कोई परिभाषा नहीं है। अगर ये हुआ इसको टिक मारे तो आंसर गलत हो जाएगा। नीचे दिया रहेगा कोई नहीं, या लिखा रहेगा संविधान इस विषय में क्या है, इस विषय में मौन है, चुप है, यानी कि कोई परिभाषा वहां पे नहीं दिया, ठीक है। तो ये इतनी बात हम लोगों की यहाँ पे बच्चों क्लियर होती है। तो अब देखो ये राज्य के खिलाफ दिया गया है, ठीक है, राज्य के खिलाफ। अब राज्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करेगा, रोक सकता है, तो रोक ना पाए तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, ठीक, फंडामेंटल राइट। तो अब हमको यहाँ समझने की जरूरत यह है कि बार बार सर ये राज्य शब्द का जो यहाँ पे यूज हो रहा है, आखिर ये राज्य है क्या, ठीक है। आओ बच्चों हम लोग समझते हैं राज्य क्या होता है, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा क्या दी गई है, तो यहां हेडिंग डाल देंगे राज्य की परिभाषा, ठीक। तो राज्य की परिभाषा क्या है, ठीक, अभी इसको देखते हैं। परंतु राज्य की परिभाषा देखने से पहले ये जरा एक अनुच्छेद 13, ठीक है, 13 और इसका क्लास देख लें, क्लास सेकंड। अब बच्चों देखो मैं जब आपको नहीं, जब मैं यूपीएससी का क्लास डालूंगा, स्टेट पीसीएस का क्लास डालूंगा, तो वहां मैं ये सब क्लास लेके चलूंगा, समझ रहे हो। आपको क्लास लेके नहीं चलना है, आपको मेन जो आर्टिकल है केवल उसको ध्यान में रखना है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। वरना हम अभी अगर देखेंगे अनुच्छेद 15, तो 15 का क्लास फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे देखेंगे। तो हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे क्लाज लेके सारा नहीं पढ़ा जाएगा, हम लोग सीधे एक अनुच्छेद पढ़ेंगे 15। अभी मैं उसको उस पे आता हूं। ठीक, यहां देखो पहले 13(2) क्या कह रहा है इसको समझ लो। ठीक है, आप लोग केवल 13 समझो, मैंने लिख दिया है वो अलग बात है, मगर आपको क्या बात याद रखनी है, अनुच्छेद 13। मैं क्या जा रहा हूं अनुच्छेद 13 में, ठीक है, बताने, क्या बताने जा रहा हूं सुनो। ठीक, आप दो भूल जाओ, अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 में क्या बोला गया है, तो राज्य, राज्य, बच्चों लिख रहा हूं परेशान मत होना, ये जरूरी है आपके लिए। राज्य ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, राज्य ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो जनता के मौलिक अधिकारों को कम करता हो या उसे छीनता हो। अब ये लाइन बच्चों ध्यान से समझ, 13(2) क्या बोल रहा है, ठीक है, 13 क्या बोल रहा है कि राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे जनता के मौलिक अधिकार कम हो या छीने जाएं। अब दिमाग में बच्चों एक बात आ रही होगी, नहीं आ रही है तो आनी चाहिए, कि जरा ये बताओ कि राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा, अच्छा ये राज्य क्या है फिर। ठीक है, अब ये राज्य क्या है, यहां पे मैटर आना चाहिए। ठीक है, कि राज्य क्या है, कि राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा। तो अब लग रहा होगा कि राज्य मतलब वही यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, परंतु ध्यान रखना यहां पे राज्य का मतलब ये नहीं है। अब अनुच्छेद 12 में राज्य है क्या, अब इस बात को समझो। ठीक है, अब समझ देखो, यहां हम देखें पहला, तो यहां बात कर ले बच्चों, यहां देखें भारत सरकार प्लस संसद, फिर यहां देखें राज्य सरकार प्लस विधानमंडल, और फिर यहां देखें स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी, ये बच्चों यहां पे हम लोगों को 3 जो है लाइन दिख रहे हैं। ठीक, तो भारत सरकार, अब इसका मतलब क्या है समझना जरा। तो भारत सरकार का मतलब यहां पे बच्चों प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिपरिषद, संसद में देखें तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक ना, राष्ट्रपति ये सम्मिलित हो जाता है। राज्य सरकार में, ठीक है, ठीक, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री और फिर इसका मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, विधानमंडल की बात करें तो ये स्टेट लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद, और फिर यहाँ हम देखें राज्यपाल। स्थानीय प्राधिकारी मतलब बच्चों जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, IAS, PCS, ठीक है, अन्य लोग। और अन्य प्राधिकारी में बच्चों वनडे लेवल पे बच्चों, ये अन्य प्राधिकारी को मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं, हर सरकारी संस्थान प्लस उस संस्थान के कर्मचारी। ठीक है, ये सब लोग मिलके बच्चों क्या कहलाते हैं, राज्य। इन्हीं लोगों को बोला गया है राज्य। तो
अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 13 कह रहा है कि राज्य ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, ठीक ना, जो जनता के मौलिक अधिकार को कम करे या छीने। यानी कि 13 किससे कह रहा है कि तुम लोग ऐसा काम नहीं करोगे? मैंने क्यों बोला? फंडामेंटल राइट नकारात्मक तत्व लिए हुआ है, तो इसलिए बोला बच्चों मैंने, क्योंकि नहीं नहीं का भाव ज्यादा आएगा। तो अब नहीं नहीं का भाव ज्यादा आएगा, तो अब यहां हम अगर देखें बच्चों, तो ये देखो नहीं का भाव आ गया ना, कि राज्य ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। तो कौन राज्य? तो यहाँ पे राज्य देख लो, ये यही राज्य हैं, यानी कि यही प्रधानमंत्री, उसके मंत्री, मुख्यमंत्री, फिर उनके मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, आईएएस, पीसीएस, हर गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय, ये लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो जनता के मौलिक अधिकार को कम करता हो या छीनता हो। बात क्लियर? तो यही है बच्चों राज्य। वरना ठीक है, राज्य की बात जब हम करते हैं ना, तो हमको दिमाग में पहले क्या, अगर मान लो ऐसे कहता कि मोदी जी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो जनता के मौलिक अधिकार को कम करे या छीने, तो बात समझ में आएगी, हाँ मोदी जी को कहा जा रहा है। परंतु मान लो यहाँ कहा गया राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा, तो दिमाग में एक छवि नहीं बन पाएगी, एक इमेज नहीं बन पाता है। अच्छा कौन राज्य? तो कौन राज्य? अब देखो इमेज बनेगी, ठीक है, कि ये लोगों को कहा जा रहा है कि तुम लोग ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो जनता की मौलिक अधिकार को क्या करे, कम करे या छीने। ठीक, याद रखना बच्चों, ये मौलिक अधिकार हमें सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त है, इसके कुछ अपवाद हैं, ठीक ना, सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त है, इसके कुछ अपवाद हैं, जब हमारे मौलिक अधिकार क्या है, कम किए जा सकते हैं। ध्यान रखना, दुनिया में कभी भी किसी को एब्सोल्यूट पावर नहीं दिया जाता है, आत्यांतिक शक्ति जो है किसी को नहीं प्राप्त होता, चाहे जनता, चाहे सरकार, चाहे न्यायालय, समझ रहे हो, चाहे संसद। तो परिस्थितियां यहां ध्यान रखनी है कि सामान्य परिस्थितियों में अगर देश में कोई विषम परिस्थिति आई, ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन अगर आया, तो हमारे मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं। तो जितने चीजों की हम बात करेंगे वो सब क्या होगा, वो नॉर्मल कंडीशन में होगा, सामान्य परिस्थितियों में होगा। ठीक, अब सुनना, अगर मान लो, अब सुनना ध्यान से, अगर मान लो यहां 13 में कहा गया है, उसके बावजूद राज्य ने क्या किया, यानी इन लोगों ने कोई ऐसा काम, सामान्य परिस्थिति में ही कोई ऐसा काम कर दिया जिससे हमारा मौलिक अधिकार कम हुआ या छीना गया, तब क्या कर लोगे? तो अब बच्चों देखो क्या होगा, अगर ऐसा कोई काम हुआ, ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनको बनाया गया है मौलिक अधिकार का क्या, संरक्षक, ठीक ना। तो ये क्या है, ये मौलिक अधिकार के ये दोनों लोग संरक्षक हैं। तो क्या होगा, जब कभी राज्य हमारा मौलिक अधिकार छीनेगी तो हम डायरेक्ट उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय, दोनों में से कहीं जाने के लिए स्वतंत्र है। बात समझ में आ रही बच्चों? अगर आपके सामान्य कोई अधिकार हैं, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, अगर वो वहां आपको कोई समस्या हो रही है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, पहले आपको जो जिला न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां पे अपील करना होगा। परंतु मौलिक अधिकार अगर छीना गया तो हम डायरेक्ट चले जाएंगे कहां, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक, या उच्च न्यायालय। तो अब सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत, 226 के तहत क्या करेगा, ये हमारे यानी कि जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। तो बिल्कुल करता है रक्षा, ठीक ना, फंडामेंटल राइट की ये क्या करेगा, रक्षा करेगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग ये बात बच्चों देख लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें और आगे बातों को देखें। ठीक, क्या हमारा जो मौलिक अधिकार है, क्या इसमें संशोधन हो सकता है? ठीक है,
बिल्कुल हो सकता है, परंतु अब कुछ बातों को बच्चों यहां ध्यान दो। मौलिक अधिकारों में क्या संशोधन किया जा सकता है? ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया, मैं यहां पे थोड़ा सा ये ऐसे कर दे रहा हूं बच्चों, क्लियर रहेगा, लिखना नहीं पड़ेगा। संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, परंतु उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक ना, मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बच्चों ध्यान में रखना होगा। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और फिर अभी मैं इसके पहले वाला स्लाइड जो है उसको दिखा देता हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। ठीक, दूसरे वाले का भी देख लो, इसके पहले वाला भी, इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। ठीक, फिर यहां आ जाएं तो इसका लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चल आगे बढ़ चलते हैं इसमें। ठीक है, तो ये इतनी बात बच्चों हम लोग की क्या हुई, क्लियर हो गई। ठीक है, क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आगे। ठीक है, आगे तो अब यहां बहुत आसान सा पॉइंट मैं जा रहा हूं बच्चों आप लोग को बताने, वो पॉइंट बच्चों बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक, जैसे देखो थोड़ा सा लिखना मुझे पड़ेगा, समझ रहे हो ना बच्चों, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा और आप लोग के दिमाग में आएगा कि सर पीपीटी बनवा दिए होते हैं। थोड़ा सा ये है बच्चों की पीपीटी बना के पढ़ाने में थोड़ा सा मजा नहीं आता है, समझ रहे हो, और भी कई अदर चीजें जोड़ना हो तो पता चलता है कि फिर नया पेज निकालो, अब जो लिखा हुआ है उसी पे फिर लिखो, कुछ इस टाइप की समस्या आती हैं। हालांकि ये बात तो है कि पीपीटी के द्वारा चीजें जल्दी जल्दी खत्म होती है। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म होती है। ठीक, परंतु मुझे नहीं संतुष्टि मिल पाती है पीपीटी से पढ़ाने में, इस वजह से मैं पीपीटी का प्रयोग नहीं करता हूं। जब बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा तो मैं पीपीटी का प्रयोग करूंगा। कब पीपीटी का प्रयोग करूंगा, जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पे 11 मौलिक कर्तव्य अब लिखना पड़ेगा, कौन बैठ के 11 लिखेगा। ठीक है, तो वो वहां मैं प्रयोग करूंगा। नीति निर्देशक तत्व में भी क्या है, पीपीटी का प्रयोग मुझे करना पड़ेगा, मैं वहां पे प्रयोग करूंगा। परंतु यहाँ पे बच्चों आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, और मैंने जैसे आपसे कहा ना कि जितना मैं बोलूं आप उतना कर लो। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, आप सफल होगे। ठीक, अब देखो भारत का संविधान, ठीक है, हमारे देश का जो संविधान है, ये हमारे देश का संविधान अच्छा यहां पहले ऐसे लिखते हैं, भारत का मूल संविधान कुल कितने मौलिक अधिकार हमें प्रदान करता था? तो भारत का मूल संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता था? तो बच्चों 7। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार प्रदान करता था। परंतु हुआ क्या, ठीक है, एक मौलिक अधिकार हमारा था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। उस संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, मौलिक अधिकार की श्रेणी से कर दिया गया बाहर। ठीक ना, तो यहां लिख देंगे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, बाहर कर दिया गया। तो अब बात समझना बच्चों, मैंने आप लोग को बताया है कि संविधान में अगर कोई नई चीज शामिल करनी हो या किसी पुराने चीज को हटाना हो तो उसके लिए करना पड़ता है संविधान का संशोधन।
तो संविधान के संशोधन में जो हम अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हैं, क्या है ये आगे बताऊंगा। तो जब 368 का प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि संविधान का कोई ना कोई क्रम होता है, कोई ना कोई उसका वर्ष होता है। तो फिर क्वेश्चन यहाँ एग्जामिनर पूछ लेता है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया। ठीक, आंसर हमारा क्या है, तो यहां लिखेंगे 44 अमेंडमेंट, यानी कि 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1978, ठीक ना, 1978। इसके द्वारा क्या हुआ, संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से कर दिया गया बाहर। अच्छा ठीक है, तो जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तो ये फिर संविधान के किस अनुच्छेद में था, तो ये बच्चों इसका उल्लेख दो जगह था। पहला तो अनुच्छेद 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज एफ, ठीक ना, सब क्लॉज एफ। ठीक, एक तो ये आर्टिकल, और दूसरा आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 31, आर्टिकल 31, ये दो जगहों पे संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। तो फिर हुआ क्या, 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई और जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से क्या किया, बाहर कर दिया। तो अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत के वर्तमान संविधान में, या वर्तमान शब्द भी नहीं यूज करेगा, पूछेगा भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है। तो आज आंसर क्या है बच्चों, 6। पहले कितना था, 7। तो जब 7 आंसर देना होगा तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या थी। ठीक है, या भारत का मूल संविधान कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो मूल अधिकार कितने मौलिक अधिकार प्रदान करेगा, तो हम मूल संविधान कितने अधिकार प्रदान करेगा, तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जा रहा है, 7। ठीक है, तो यही बच्चों ध्यान रखना, मूल संविधान पूछ रहा है या केवल संविधान शब्द यूज किया है, समझ लो ना, ये ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। ठीक, तो अब हम देखें हमारे वो 7 मौलिक अधिकार हैं कौन। उससे पहले एक बात और जान लें, अब एक बात और क्या जानेंगे, संपत्ति का अधिकार जब हट गया मौलिक अधिकार की श्रेणी से, ठीक है, मौलिक अधिकार की श्रेणी से, तो अब संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है। ठीक, तो अब देखें, लिख दें तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद 300 का, ये 300 का हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे तो 300A, अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। ठीक है बच्चों, तो अब संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, 300 क में है, परंतु ये अब फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है बच्चों, अब ये सामान्य अधिकारों की श्रेणी में आ चुका है, ठीक ना, यानी विधिक अधिकार की श्रेणी में आ चुका है। ठीक, ये इतना स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक, चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब देखें वर्तमान 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन है, तो देखो, नंबर 1 राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। ठीक है,
थोड़ा सा बच्चों पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। देखो हो गया, ठीक है। ठीक है, ये बच्चों हो गए 6 मौलिक अधिकार। ठीक, अब सुनो, 6 मौलिक अधिकार हो गए। अब यहां बच्चों देखो, मुझे लिखना यहां क्यों जरूरी था, मुझे यहां पे लिखना क्यों जरूरी था, अभी ये बात बच्चों ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा मैं जब क्वेश्चन पूछना शुरू करूं। कैसे, देखो, समानता का अधिकार, इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां से कहां तक है, 19 से 22 तक है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23 और 24 में है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति 29 भी है और 30 है। और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो अनुच्छेद 32। ठीक है, दिमाग में चल रहा होगा बच्चों कि सर 30 के बाद 31 कहां गायब कर दिए। बच्चों याद रखो, 31 क्यों गायब है, 31 इसलिए गायब है कि हम लोग अभी देखे थे थोड़ी देर पहले, क्या, संपत्ति का अधिकार कहां था, अनुच्छेद 19 एक च, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 19 क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज एफ। ठीक ना, प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं क्लॉज को, ठीक ना, तो आर्टिकल 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज एफ, तो यहां देख लो। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज एफ। शुद्ध हिंदी बात करेंगे ना बच्चों, तो अनुच्छेद 19 का ये क्लॉज जो है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, परंतुक। और ये सब क्लॉज को क्या बोलते हैं, उपपरंतुक। उपपरंतुक, तो ये इतना शुद्ध हिंदी नहीं प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, तो ये हमारे बच्चों 6 मौलिक अधिकार। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि संविधान के जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार है। ठीक है, तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार होगा, तो बच्चों अब यहां आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यही बात पूछ लेगा, पांचवा कौन है, तो पांचवा कौन हो गया, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। यही बात पूछी जा सकती है कि पहला कौन है, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, ये इतनी बात क्लियर। अब सुनो, अभी यहां स्क्रीन से ही अब और क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि समानता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक में है। ठीक है, तो यहां बच्चों आंसर हमारा क्या हो रहा है, आंसर हमारा हो रहा है 14 से लेकर 18। बात क्लियर। अब यही बात सबके साथ जोड़ लो कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक में है, तो 25 से लेकर 28 तक में है। समझ लो, तो इस वजह से बच्चों मुझे ये बात लिखनी पड़ी। ठीक है, ये बात लिखनी पड़ी, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ठीक है, चलो, ठीक है, तो हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलो अब देखते हैं बच्चों हम लोग क्रम वाइज, अब देखते हैं चीजों को। अब देखेंगे हम अनुच्छेद 14, ठीक ना। तो अनुच्छेद 14 क्या है, देखो,
ठीक है, आप सुनना बच्चों। कह रहा है अनुच्छेद 14, किसी भी व्यक्ति को, मैंने शब्द यहां नीचे लिख दिया, किसी भी व्यक्ति को। अब बच्चों एक बात पहले जान लो, शब्द अगर यूज हुआ है व्यक्ति और अगर कहीं शब्द यूज हुआ है नागरिक, नागरिक, तो ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, नागरिक मतलब हम लोग और व्यक्ति मतलब जो विदेशी लोग हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो केवल और केवल हमें ही नहीं प्राप्त है, ठीक है, हमें ही केवल प्राप्त नहीं है, वो किसको किसको प्राप्त है, तो वो हमको भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है, विदेशियों को भी प्राप्त है। तो ये बच्चों ध्यान में रखना होगा। अब जब मैं ये बात यहाँ पे बता रहा हूं तो एक बात मैं और बता दूं, क्या कि भारतीय नागरिकों को, ठीक है, नागरिक जो हैं, अच्छा ऐसे लिख दें, केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, ठीक है। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो बच्चों देख लो यहां, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29 और 30, ठीक है, 29 और 30, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, 29 और 30, ठीक है। हालांकि मैं पूरा सीजीएल जो है वो मैं यहाँ पे पूरा कवर कर रहा हूँ, ठीक ना बच्चों, मैं पूरा सीजीएल यहाँ कवर कर रहा हूँ, ठीक, उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ। और सीजीएल का जो लेवल है वो जेई भी ले जाता है, समझ रहे हो ना, जेई में भी जाता है वो, ठीक, ध्यान। तो 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ये अधिकार विदेशी जो हैं उनको नहीं प्राप्त है। यानी कि जब हम आर्टिकल 15, 16 की चर्चा करेंगे, 17 की जब चर्चा करेंगे, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे ये केवल और केवल किसे प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है, भारतीयों को प्राप्त है, ठीक। तो कितने अनुच्छेद हो जाते हैं, तो 5 अनुच्छेद, ठीक है, 5 अनुच्छेद, 15, 16, अच्छा एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ 19, ठीक ना, ये 19 होगा, ठीक है, 19, ठीक है। तो ये 5 जो आर्टिकल हैं, जब इनको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो देखना वहां पे मैं क्या शब्द यूज करूंगा, नागरिक शब्द यूज करूंगा। जैसे अभी यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक हो रहा था, खैर आप ये इस बात के लिए टेंशन फ्री रहना बच्चों, मैं कभी भी पढ़ाऊंगा अगर बाय द वे थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो मात्र जो है मुझे 10 से 15 सेकंड में पता चल जाता है कि हाँ मिस्टेक हुआ है। अभी तक जितनी क्लासेस गई हैं एकदम टेंशन फ्री होके पढ़ना, ये मत सोचना कि सर से एक पॉइंट भूला तो क्या पता कहीं पीछे कुछ भूला हो, ना, एकदम सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है, कहीं से मैच करा लाना, देख लेना उसको, ठीक है। तो 19, अब जैसे जब 19 पढ़ाएंगे तो इसमें विचारों को व्यक्त करने के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक। तो अब विचारों को व्यक्त करने के बारे में जब पढ़ाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, भारत में प्रत्येक नागरिक को, शब्द क्या यूज करेंगे बच्चों, प्रत्येक नागरिक को, व्यक्ति नहीं यूज करेंगे, व्यक्ति यूज कर लिए तो इसका मतलब क्या है, विदेशी व्यक्ति जो है उसको भी भारत में विचार व्यक्त करने की आजादी है, ठीक है, विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी है। यानी कि अगर हम अपने सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई विदेशी आए तो वो भी जो है हमारे सरकार की आलोचना कर सकता है, तो उनको आलोचना करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति हैं, वो नागरिक नहीं है, ठीक। अब आते हैं वापस, ठीक है, ये बात बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को विधि मतलब क्या होता है, कानून, लॉ, तो किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष मतलब सामने, विधि के समक्ष समता मतलब बच्चों समानता। अच्छा यहाँ देखो एक बात मैं बता दूं बच्चों, थोड़ा सा यही वनडे में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये हो जाती है, देखो डिफरेंट है, यहाँ समता और समानता में डिफरेंट है बच्चों, ठीक है, समता और समानता में डिफरेंट है, समझ रहे हो क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो अब इसको यहां पे जाने दो, ठीक है, यहां पे जाने दो। अगर आप कहोगे, मैं देखना चाहता हूं कि मैं जब कॉन्सेप्ट को लेके चलता हूं, जब थोड़ा सा मैं डिटेल में जाता हूं, ठीक है, जब थॉट में पहुंचता हूं, ठीक है,
तो आप वहां रुचि लेते हो कि नहीं। ठीक है, समता समानता, ठीक है, अंतर होता है, ध्यान रखना अंतर होता है। ठीक, तो अगर जानना है तो कमेंट में मुझसे बच्चों बोलना कि सर समता और समानता के अंतर को बता दीजिए। ठीक है, तो मैं बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। ठीक ना, अगले वीडियो में समता और समानता को बताऊंगा। ठीक है, देखता हूं कि कितने लोग जो है कमेंट करते हो। ठीक, चलो, तो विधि के समक्ष समता यानी कि कानून की नजर में क्या है बच्चों, कानून की नजर में हर कोई क्या है, समान है। ठीक ना, कानून की नजर में हर कोई क्या है, समान। यानी हमारा कानून जो है वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। यानी कि अगर एक कार वाले व्यक्ति का झगड़ा एक ठेले वाले व्यक्ति से हो गया तो कानून की नजर में क्या है, दोनों इक्वल हैं, समान हैं। तो हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो हमारा अनुच्छेद 14 ये कहता है कि अगर गलती कार वाले की है तो सजा कार वाला पाएगा, और गलती अगर ठेले वाले की है तो सजा ठेला वाला पाएगा। ठीक है, तो यानी कि जिसकी गलती होगी वो सजा पाएगा। ये क्या है, विधि के समक्ष समानता। ठीक ना, समता, समानता शब्द यूज ही नहीं करेंगे, विधि के समक्ष समता। ठीक, तो अब देखें आगे आगे विधियों का समान संरक्षण, यानी कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक ना, प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि भारत में हर व्यक्ति को विधि के समक्ष समान माना जाएगा और हर व्यक्ति को जो विधि है, जो लॉ है, उसका प्रोटेक्शन, ठीक ना, उसका प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अब यहां बच्चों ध्यान रखना, ये जो विधि के समान संरक्षण की हम बात करें तो देखो अक्सर जो है, अक्सर ऑफलाइन के क्लासेज में ये बात थोड़ा सा ज्यादा होती है कि बस यहाँ ऑटोमेटिक ये बता के आगे बढ़ जाते हैं कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का मतलब यह है कि कानून की नजर में हर कोई समान है। ठीक है, और कानून जो है कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगा, परंतु ऐसा नहीं है। विधि के समान संरक्षण का मतलब है यहाँ पे बच्चों अब भेदभाव होगा। विधि के समक्ष समान जो है कोई देखो बच्चों हो ही नहीं सकता है। ठीक ना, यही तो मैंने बोला, समता और समानता में अंतर है, हर कोई समान हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो जो परिस्थितियां अलग हैं, जो शर्त हैं, उसी का डिटेल हमको मिलता है विधियों के समान संरक्षण में। यानी कि एक महिला का एक पुरुष के साथ भेदभाव हो सकता है, ठीक ना, तो विधियों का समान संरक्षण कब मिलेगा। अच्छा खुद सोचो, ऐसे बच्चों समझ लो, एकदम ध्यान रखना बच्चों, ठीक ना, पूरा बात मेरा ध्यान से सुनो। ठीक है, आप जो है वीडियो फॉरवर्ड मत भगाना मत, ठीक है, एकदम ध्यान पूर्वक सुनो, बोर वाली स्थिति में मत आओ। ठीक, विधियों का समान संरक्षण, एक बात बताओ, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के बीच में एक रेस हो रहा है। एक व्यक्ति को टारगेट दिया गया कि 2 किलोमीटर दूरी है और 10 मिनट में ये 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। वो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है। एक व्यक्ति ऐसा है जो पैर से थोड़ा सा चोटिल है, ठीक है, वो लंगड़ा रहा है, उसकी भी दौड़ करा दी गई। उसको भी कहा गया कि 2 किलोमीटर की दूरी है और 10 मिनट का टाइम है। अब बताओ बच्चों, क्या ये जस्टिस है? ठीक है, कि दोनों को सेम दूरी दी गई, ये जस्टिस नहीं है। तो क्या लग रहा है, विधि के समक्ष जो है ये समानता अगर हम मान लें कि नहीं, कानून की नजर में तो भाई हर कोई समान है, कानून की नजर में हर कोई समान है, तो इसलिए क्या है, दोनों 10 मिनट में, दोनों जो है 2 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करो। क्या ये सही है? विधियों का समान संरक्षण यहाँ पे हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है। मैं कमा रहा हूं, ठीक है, मान लो मैं कमाया साल भर में, एक साल में मैंने मान लो कमाया 8 लाख रुपए, और वहीं पे मुकेश अंबानी जो हैं वो कमा रहे हैं एक साल में 8,000 करोड़ रुपए। तो हमसे भी टैक्स ले रहा है सरकार कितना, 5%, तो अंबानी से भी टैक्स 5% ही लिया जाना चाहिए। क्या ये समान संरक्षण है? नहीं। तो होगा क्या कि जो जिस कैटेगरी का होगा, जो जिस लेवल का होगा, उसके साथ वो व्यवहार किया जाएगा, और जो जिस लेवल का नहीं है, यानी कि जो नीचे है उससे, उसके साथ कुछ अलग व्यवहार होगा, यानी कि उसको कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। और जब ये विशेष अधिकार दिया जाएगा तो यहीं से बच्चों जन्म होगा किसका? आरक्षण का। ठीक ना, यहीं से जन्म होता है आरक्षण का, रिजर्वेशन का यहीं से जन्म होगा, विधियों के समान संरक्षण से। ये बात ध्यान रखना। तो अब
उन दो व्यक्तियों में दौड़ करानी है, तो अब क्या हो सकता है कि जो लंगड़ा रहा है पैर से, चोटिल है, या तो उसका किलोमीटर कम कर दो, या तो उसकी 10 मिनट की टाइमिंग जो है उसको 20 मिनट कर दो। ये हो सकता है, तब जाके जस्टिस होगा ना। तो यही बात यहाँ पे है कि विधियों का, ठीक है, संरक्षण मिलेगा। ठीक है, विधि के समक्ष लोग समान होंगे, समता होगी विधियों की, परंतु समान लोगों में समानता होगी। ठीक ना, समान लोगों में समानता होगी, ये बात बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, समान लोगों में समानता होगी, यानी कि जनरल है तो जनरल का जनरल से भेदभाव नहीं होगा, ओबीसी का ओबीसी से नहीं होगा, एससी का एससी से नहीं, एसटी का एसटी से नहीं, महिला का महिला से नहीं। ठीक है, इन लोगों का भेदभाव नहीं होगा, परंतु जनरल का एससी से भेदभाव होगा। जनरल को कम तो एससी वाले को ज्यादा विशेषाधिकार दिए जाएंगे, ज्यादा जो है कि अधिकार सुविधाएं ज्यादा उसको मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो जो एसटी वर्ग का जो व्यक्ति है, जो बालक है, उसका पालन पोषण जो है, ठीक है, उसका पालन पोषण, ठीक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति उसकी क्या है, जनरल वाले से क्या मानी गई है, खराब मानी गई है। तो इसलिए वो कहाँ चला गया, वो बच्चों जा रहा है किस में, वही चोटिल व्यक्ति जो पैर से लंगड़ा रहा है उसको तुम लोग एससी समझ लो। ठीक है, और जो एकदम स्वस्थ होकर दौड़ रहा है उसको बच्चों जनरल समझ लो। ठीक है, और याद रखना कि मैं यहाँ पे जब ये बात बता रहा हूँ तो जनरल वर्ग के कुछ बच्चे जो होंगे उनको आपत्ति हो रही होगी। तो बच्चों देखो, ऐसा नहीं है, अब जनरल वर्ग में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी ईडब्ल्यूएस के तहत रिजर्वेशन तो दे ही दिया गया 10%। ठीक है, तो कभी देखो आरक्षण का विरोध नहीं करना है, हमारा सोच जो है वो खुद एक बहस के लिए अलग है, मगर कभी भी एग्जाम में खुल के आरक्षण का विरोध मत करना। ठीक है, वहां बहुत नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो रियलिटी क्या है क्या नहीं है ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्या है, संविधान। संविधान क्या कह रहा है, एग्जामिनर क्या सुनना चाह रहा है, हमको वो बताना है। बात समझ में आई? तो यही है बच्चों विधियों का समान संरक्षण, यानी कि क्या, कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए जाएंगे, यानी कि समान लोगों का समान लोगों से, ठीक है, भेदभाव नहीं होगा, परंतु समान लोगों का असमान लोगों से भेदभाव किया जाएगा। ठीक, तो अनुच्छेद 14 यहाँ पे क्लियर। ठीक, अच्छा, अभी इसमें आगे देखते हैं। समझ में, अगर बच्चों समझने में दिक्कत हुआ होगा कमेंट में मुझे बताना कि सर इसको एक बार कल की क्लास में और एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मैं फिर इसको और सरल तरीका अपनाऊंगा। ठीक है, और ज्यादा सरल तरीका जो हो सकता है मैं वो अपनाऊंगा, वहां समझाने का फिर प्रयास करूंगा। बस कमेंट में मुझे बता देना कि सर एक बार फिर समझा दीजिए, अगर आ गया है समझ में तो वेरी गुड। दूसरी बात और क्या, क्वेश्चन यहां देखो क्या बनेगा, क्वेश्चन यहां पे ये बनेगा, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो बच्चों यहां पे हमारा आंसर क्या है, यहां पे हमारा आंसर है 14। अगला क्वेश्चन यही चेंज करके कि अनुच्छेद 14 में कहा क्या गया है। ऑप्शन ए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन बी, राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो जनता के मौलिक अधिकार को कम करे या छीने। ऑप्शन सी, राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, राज्य की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन डी, भारत में प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा और उसको विधियों का समान रूप से संरक्षण मिलेगा। तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो ये बच्चों इंटरचेंज करके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर। ठीक, अब हम आते हैं बच्चों आगे, अब होगा अनुच्छेद 15। ठीक ना, अनुच्छेद 15। ठीक है, तो अब बच्चों अनुच्छेद 15 को देखें हम, अनुच्छेद 15 को। ठीक, तो बच्चों अब देखो अनुच्छेद 15 जो है, अनुच्छेद 15, तो 15 के बच्चों देखो 5 क्लॉज हैं। ठीक ना, 15 के 5 क्लॉज हैं। 15 का क्लॉज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये जो ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिला है वो लेके अभी हाल ही में
ठीक है, 103वां संविधान संशोधन, ठीक है, तो ये 5, ठीक है 5, तो ये 5 है बच्चों। अब समझना, हमको जो इसमें मेन बात जो जाननी है, ठीक है, हमको जो बच्चों इसमें सबसे मुख्य बात जाननी है, वो मुख्य बात बच्चों क्या है, अनुच्छेद 15 का 1, अनुच्छेद 15 का क्लाज 2, ठीक ना, क्लाज 2। अब इन्हीं क्लाज फर्स्ट और क्लाज सेकंड को मिला के हम केवल निर्माण करेंगे किसका, हम लोग बच्चों केवल निर्माण करेंगे अनुच्छेद 15 का, ठीक ना, अनुच्छेद 15 का, ठीक। अब 15(1) में क्या कहा गया है, 2 में क्या कहा गया, 3 में क्या कहा गया, 4 में, 5 में नहीं जानना, ठीक। मैंने क्या बोला, आपको वनडे का पढ़ाया जा रहा है, यूपीएससी की क्लास अलग पड़ेगी, जब वहां पड़ेगी तो मैं यहाँ पे 5 क्लास का जिक्र करूंगा। अभी जो 15 में तुम लोग से बच्चों पूछा जाएगा वो 1 और 2 इन दोनों को मर्ज करके पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाता है, और जरा इस बात को देखते हैं, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे फिर थोड़ा सा यही बात है कि बच्चों थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो कि भारत में किसी भी नागरिक को, अब बच्चों देखो नागरिक शब्द यूज किए हैं, ठीक ना, किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, और वंश के आधार पर, आधार पर सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग करने से ना तो रोका जाएगा और ना ही उनके समक्ष कोई शर्त रखी जाएगी। अब बच्चों बड़े आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, बहुत आसान, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। देखते हैं आराम से इसको। 15, किसी भी नागरिक को, ठीक है, किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, तो यहां हम देखें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश, ठीक है, के आधार पर सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग करने से ना तो रोका जाएगा और ना ही उनके समक्ष कोई शर्त रखी जाएगी। अब सुनना बच्चों, पहले तो यहां ये जानो कि सार्वजनिक स्थल क्या होते हैं। सार्वजनिक स्थल, तो सार्वजनिक स्थल मतलब बच्चों यहां ये हो गया कि पार्क, ठीक है, पार्क, होटल, कुआं, तालाब आदि, ठीक है, तालाब आदि ऐसे समझो, ठीक। ये सार्वजनिक स्थल क्या बोल रहा है 15 कि धर्म। अब धर्म मतलब बच्चों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सबको ले लो। जाति मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लिंग मतलब मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ठीक। जन्म स्थान कोई महाराष्ट्र का है, कोई बिहार का है, कोई पश्चिम बंगाल का है, ठीक। वंश मतलब मान लो कोई जो है मुगल वंश का है, ठीक है, कोई गुलाम वंश का है, कोई लोधी वंश का है, ऐसे वंश। तो अब क्या कह रहा है कि इन आधारों पर, ये जो आधार बच्चों दिख रहे, इन आधारों पर सार्वजनिक स्थलों का, यानी कि पार्क का,
होटल का, कुआं का, तालाब आदि का प्रयोग करने से रोका नहीं जाएगा। और साथ ही साथ रोका नहीं जाएगा, साथ ही साथ कोई शर्त भी नहीं रखी जाएगी। मैं ऑफलाइन के क्लास में अक्सर बच्चों ये जाति वाला मुद्दा बड़ा ज्यादा उछला रहता था पहले, इसी वजह से ये आर्टिकल भी आया। मैं जाति वाले मुद्दे को लेकर समझाता हूँ, ठीक है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो कोई मान लो पहले जातिगत भेदभाव थे। मान लो कोई एसटी या एससी वर्ग का व्यक्ति है और वो सार्वजनिक गांव में क्या है, कुआं है, ठीक ना, सार्वजनिक कुआं। सार्वजनिक मतलब क्या होता है कि जिसपे किसी आम व्यक्ति का अधिकार नहीं है, ठीक ना, आम व्यक्ति का अधिकार नहीं है, ठीक, सार्वजनिक कुआं है। अब कुएं पे एक एससी वर्ग का व्यक्ति आया और पानी भरने लगा। तब तक जनरल वर्ग के लोग दौड़े आए, ओबीसी वर्ग के लोग दौड़े आए और उन लोगों ने कहा कि पानी तुम मत भरो। वो बोला कि क्यों ना भरे? तो कहा कि नहीं, तुम जो है कि शूद्र वर्ग से हो, इस वजह से क्या होगा, ये कुआं अपवित्र हो जाएगा। तो ऐसे भेदभाव बच्चों पहले होते थे, समझ रहे हो, इसीलिए तो ये सब आर्टिकल आए, वरना क्यों आता, ठीक। तो अगर मान लो ऐसे कहा तो अब क्या, अनुच्छेद 15 के अनुसार अब सोच के बताओ कि क्या ऐसा करना सही है? तो आंसर क्या है, नहीं। क्यों? 15 बोला है कि इन आधारों पे आप सार्वजनिक स्थल का प्रयोग करने से रोकेंगे नहीं, प्लस ना ही कोई शर्त रखेंगे। अब मान लो क्या किया, कहा कि ठीक है, एक काम करो, पानी तुमको ले जाना है 2 बाल्टी ले जाओ, परंतु उससे पहले एक काम करो, तुम हमारे ये जो है हम लोगों के 5 से 8 घर हैं, उन 8 घरों में एक एक बाल्टी पानी भर के रख दो, फिर उसके बाद तुम जो है अपने लिए पानी लेके जाओ। तो अब क्या हो गया बच्चों, शर्त लगा दिया ना उनके सामने। तो यहां क्या बोला है, ना ही उनके समक्ष कोई शर्त रखी जाएगी, यानी कि शर्त रखे तो वो भी क्या हो गया, वो इल्लीगल हो गया, ठीक है। तो यानी इस तरह से धर्म जाति के आधार पर, ठीक है, हम कोई भेदभाव, ठीक है, नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर सब लोग मुझे देना, ठीक है, देना। अब क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है, चलो लिखेंगे नहीं, समय लगेगा। क्वेश्चन ये है, मैं ऐसे ही बोलता हूं और कमेंट में ही बताना, ठीक है, रीजन सहित मगर बताना, ठीक है, कमेंट में ही बताना, रीजन सहित, कारण सहित बताना कि ये आंसर तुमने क्यों दिया है। क्योंकि आंसर केवल हाँ या ना में देना है, तो अगर हाँ में दिए तो क्यों हाँ दिए, उसका कारण क्या है, ठीक, और ना में दिए तो क्यों ना में दिए, उसका कारण क्या है। तो कारण सहित कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे अपने घर पे, ठीक है, मेरे अपने घर पे एक हैंड पाइप लगी हुई है और जो है मोहल्ले के लोग आ रहे हैं पानी भरने के लिए। तो मैं वहां पे खड़े होकर पूछ रहा हूं कि क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने बताया कि हाँ भाई ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तुमने कहा जाओ, ठीक है, तुम पानी भर लो। फिर उसके बाद कोई आया, कहा कि मैं जो है कि वैश्य वर्ग से हूँ, ओबीसी से हूँ। मैंने कहा हाँ जाओ, ठीक है, तुम पानी भर लिया वो। और उसके बाद से जब कोई एससी वर्ग का बालक आया, वो आया, मैंने पूछा अच्छा तुम कौन? तो बताया वो, मुझे पता चला ये तो एससी कास्ट का है। तो मैंने कहा नहीं, तुम पानी नहीं भर पाओगे, ठीक है, तुम पानी नहीं भर सकते हो। मैंने उसको क्या किया, रोक दिया, ठीक है। तो अब बताओ कि मेरे द्वारा किया गया ये कार्य, ठीक है, गलत है या सही है, ठीक है, गलत है या सही, यानी कि मैं, ठीक है, अपराध की श्रेणी में आ रहा हूं या नहीं आ रहा, यानी कि मैं जो है अपराधी हूं, गुनहगार हूं कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब आंसर हाँ या ना में देना है, तो अब हाँ या ना में आंसर देना और इसके बाद से रीजन भी डाल देना कि सर जो है इस रीजन से आप अपराधी हैं या सर आपने अपराधी नहीं है, क्यों नहीं है बता देना मुझे। बात क्लियर? आज का क्लास यहीं तक। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट आया था आज की क्लास में कि सर आप जो होमवर्क देते हैं उसका आंसर सर आप नहीं बता रहे हैं। आजकल 1-2 वीडियो में ऐसा हुआ है कि आपने आंसर नहीं बताया। तो बच्चा देखो, कोई भी क्वेश्चन है अगर मैं नहीं बता पाया, ठीक है, तो चलिए वो मेरा मिस्टेक है, मैं नहीं बता पाया, ध्यान में नहीं आया मेरा ये जो भी, ठीक है। आगे से ये बात मुझे ध्यान में रहेगी पूरी तरह, मैं उसका आंसर आपको दूंगा।
तो आप सब लोग कमेंट में, ठीक है, इसका आंसर बताइएगा, देखूंगा कमेंट में अगर आंसर होगा सही तो ठीक, नहीं तो फिर मैं बोर्ड पे आपको कल बताऊंगा, या फिर कमेंट में ही आंसर मैं दे दूंगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो है कमेंट में ही, बाकी लोग का कमेंट भी चेक कर लिया करो। ठीक है, क्या पता आज का मान लो प्रश्न मैंने दिया, बोर्ड पे कल नहीं चर्चा किया, तो इसका आंसर हो सकता हो मैं कमेंट में दे रखा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, ये भी होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स भी देख लिया करो। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे रोकते हैं, और फिर कल हम लोग इसी 15 के बाद 16 से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और कल की क्लास थोड़ी तेज होगी। ठीक है, तेज होगा, यानी कंटेंट हालांकि आज भी कम नहीं मिला है। ठीक है, शुरू से देखना, वो जो शुरू की बात मैंने बताई है उन बातों को बच्चों ध्यान में रखना, क्योंकि अब जो बातें मैं बताऊंगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, एक सामान्य विद्यार्थी को ये सारी बात पता होती है, परंतु 15 के पहले तक 12, 13, 14 वगैरह वगैरह उसके पहले जो बताया है सामान्य विद्यार्थियों को नहीं पता होता है, और वहां से जब क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन बच्चों का गलत हो जाता है। ठीक ना, तो आप जो है उसको बहुत सीरियसली देखना। ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे रोकते हैं, पढ़ाई करिए, फिर कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे।